हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस के बीपीएससी 67th प्रीलिम्स के टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आने वाले सीडीपी और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। लोथल की खोज आर.एस. राव ने 1957 में की थी तथा आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा की खोज 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न पुरापाषाण काल के लोग निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चॉपर। निम्न पुरापाषाण काल के लोग चॉपर का इस्तेमाल करते थे। अगला प्रश्न है, महापाषाण कालीन अंत्येष्टि स्थल साक्ष्य प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्थिति विभेदन का, प्रारंभिक शिल्प विशेषीकरण का और प्रारंभिक विनियमन नेटवर्क का, जिसमें खनिज संसाधनों का उत्तरी दक्कन में परिवहन किया जाता था। अगला प्रश्न है, विष्णु के सम्मान में स्तंभ की स्थापना करने वाला यूनानी राजदूत था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलियोडोरस। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया। वह तक्षशिला के यूनानी राजा एंटियाकिडास द्वारा शुंग राजा भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन स्थल नहीं थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये सभी जो है वो पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। सोहन घाट, कच्छ क्षेत्र, घाट प्रभा बेसिन और मयूरभंज। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव का मुहर, चनहुद्रो से मनका बनाने का कारखाना, रंगपुर से बलुआ पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा से बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नृवंश विज्ञान संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत में वर्णात्मक अभिलेखन से। अगला प्रश्न है, दोहरी अंत्येष्टि के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से स्त्री और पुरुष दोनों के दोहरे समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद चिकित्सा से संबंधित है, ऋग्वेद प्रार्थना और स्रोत से संबंधित है, यजुर्वेद अनुष्ठान और यज्ञ प्रक्रिया से संबंधित है तथा सामवेद संगीत से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते संस्कृत का प्राचीन पद है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। परिनिर्वाण शब्द आमतौर पर मृत्यु के बाद निर्वाण को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परिनिर्वाण शब्द का अर्थ होता है मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त करना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया है, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परुशनी या रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, किसने कब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बौद्ध और जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मदमन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों आस्था और कर्म में विश्वास रखते थे। दोनों की आर्य संस्कृति की समान पृष्ठभूमि थी। दोनों की स्थापना उत्तर भारत के क्षत्रिय ने की थी। दोनों विस्तृत अनुष्ठानों और समारोहों का अनुगमन नहीं करते थे, इस प्रकार महंगे धर्म नहीं थे। अगला प्रश्न है, संगम युग के दौरान कावेरी के दक्षिण में फैले क्षेत्र को कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तेनकरई नाडु।
अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की माता का संबंध था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलीय वंश से। और गौतम बुद्ध के पिता जो है वो शाक वंश से संबंधित थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक मुनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चामुंड राय के द्वारा। और गोमतेश्वर की प्रतिमा को बाहुबली की प्रतिमा भी कहते हैं, जो कि 60 फीट ऊंची एकाश्मक मूर्ति है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तर भारत के शासक राजवंशों का सही कालानुक्रम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो सवाकामी या सबकामीर थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी मोगली-पुत्तिस की अध्यक्षता में। और चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान के त्रिरत्न सिद्धांत द्वारा महिमा मंडित धर्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोशाल मखली पुत्र ने, या इसको मखली गोशाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैवल्य। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सांची का स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। और स्तूप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। अगला प्रश्न है बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चन। अगला प्रश्न है स्यादवाद संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। और स्यादवाद का सिद्धांत है हमारे सभी विचार आवश्यक रूप से सापेक्ष, सशर्त और सीमित होते हैं। स्यादवाद को अनेकांतवाद अर्थात बहुलता या बहुपक्षीय के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चीनी सम्राट की अनुमति के बिना भारत आया था, लेकिन चीन वापस जाने के बाद सम्राट द्वारा गुप्त रूप से उसे क्षमा कर दिया गया और उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है अशोक का ब्राह्मी में लिखा शिलालेख पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मंदिर निर्माण की बेसर शैली विकसित की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चालुक्यों ने। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। बेसर शैली में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस लिखा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखदत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा का। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है तथा इसकी लिपि जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करने वाला अशोक का शिलालेख है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है सातवाहन युग के भूमि अनुदान अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विष्टि पर प्रतिबंध। सातवाहन काल में बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच भूमि का आदान प्रदान हुआ था। सातवाहन अभिलेखों के अनुसार कई घटनाओं में सेना के प्रवेश, प्रशासनिक नियंत्रण और राज्य के अधिकारियों द्वारा नमक के खनन पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन विष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा शिलालेख जल कर का विवरण देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गढ़वाल अभिलेख। अगला प्रश्न है सप्तांग सिद्धांत के अनुसार
राज्य का 7वां भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसके अंतर्गत 7 तत्व हैं: स्वामी, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और आगे बताया कि पृथ्वी पर सूर्यास्त और सूर्योदय का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक ने किस स्थान पर विद्रोह का दमन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। बिंदुसार ने राजकुमार अशोक को तक्षशिला नगर, वर्तमान में भीर टीला, में विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों के क्षेत्र में अशोक के दान के लाभार्थी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवक। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी अस्तित्वमान गुफाएं हैं। बराबर की गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और कर्ण चौपर गुफाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैन कल्पसूत्र की सबसे पुरानी चित्रकारी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा और जौनपुर। जैन कल्पसूत्र मालवा और जौनपुर से संबंधित है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों के जीवन और चरित्र की व्याख्या की गई है। भद्रबाहु को कल्पसूत्र का रचयिता माना जाता है। मौर्य राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर उदक भाग क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंचाई पर उपकर। मौर्य काल के दौरान जब पूरी तरह से सिंचाई का महत्व महसूस किया गया तो किसानों को सिंचित भूमि पर अधिक कर देना पड़ा, जिसे उदक भाग के नाम से जाना जाता था। यह पानी की दर को संदर्भित करता है और आमतौर पर यह उपज का 1/5 या फिर 1/3 तक होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह है, रामपुरवा के शीर्ष पर सिंह है और सांची के स्तंभ के शीर्ष पर सिंह है, संकिसा के स्तंभ के शीर्ष पर हाथी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत आने वाला यूनानी राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, अशोक के अधीन कलिंग प्रांत की राजधानी तोसाली को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौली। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तोशाली या तोशली पूर्वी भारत में वर्तमान उड़ीसा राज्य में एक प्राचीन नगर था। यह कलिंग साम्राज्य की पूर्वी प्रांत की राजधानी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी जो है वो भूमि से संबंधित हैं। विविधता जो है पशुओं के लिए चारागाह भूमि थी, वाता जो है वो चीनी के लिए वृक्षारोपण भूमि थी और उपवास जो है वो भूमि जोतने वाली भूमि थी और कृष्ट जो है वो खेती की भूमि थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कुजुल कटफिसेस का पुत्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विम कटफिसेस। अगला प्रश्न है, संगम काल के दौरान महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी क्षेत्र पर स्थित था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। पैठन वर्तमान औरंगाबाद से 56 किलोमीटर दूर दक्षिण में गोदावरी नदी पर स्थित है। यह सातवाहन राजवंश की राजधानी था। इसका वर्णन पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में प्राचीन न्याय व्यवस्था की झलक मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृच्छकटिक। मृच्छकटिक राजा शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत नाट्य शास्त्र है। यह पाटलिपुत्र पर आधारित है। यह प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था की झलक देता है। वृहत कथा और कथा सरित सागर के विभिन्न अध्यायों में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन नाटक का लेखक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम।
मत्त विलास प्रहसन एक लघु एकांकी संस्कृत नाटक है। यह तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखे गए 2 महान नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में श्रेणियों ने प्रमुख संस्थाओं का गठन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुओं के निर्माण और वाणिज्यिक उद्यमों में। श्रेणियां दस्तकारों और व्यापारियों का एक संगठन होती थी जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। श्रेणियां वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल खरीदने और वस्तुओं की मांग नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थीं। श्रेणियां जो है वो न्यायिक संस्था का भी कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में शिलालेख जारी करने वाला गुप्त सम्राट था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का सम्राट रहा। वह अपने पूर्ववर्ती सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देवी का पुत्र था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकृष्ट वन भूमि को। और क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि को, खील जो है वो बंजर भूमि को, और बस्ती जो है वो वास योग्य भूमि को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस में उल्लेखित अंतर्देशीय बाजारों के लिए दक्षिण के मार्ग का प्रतिनिधि था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिष्ठान और तगर। सातवाहनों के अभिलेख और सातवाहन सिक्के इस बात की जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतिष्ठान, तगर, मथुरा और उज्जैन जैसे नगर दक्षिण मार्ग पर अंतर्राज्यीय व्यापारिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो शिव का भक्त था और इसके शासनकाल में पंचरथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जो चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर था और उसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में हर्षवर्धन के खिलाफ पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल कर्नाटक में स्थित पश्चिमी चालुक्य स्थल है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों, विशेष रूप से उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन के खिलाफ उसकी विजय का बखान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस काल में सबसे बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का विस्तार हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में कृषि भूमि का विस्तार सबसे बड़े पैमाने पर हुआ। गुप्त काल को प्राचीन भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यात्री और भारत के संबंध में उनका अवलोकन। तो फायान जो है उसका हो जाएगा, मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं था। अलबरूनी जो है, भारतीयों को इतिहास की कोई समझ नहीं थी और ह्वेनसांग भारतीय आवश्यकता से अधिक निष्पक्षता का व्यवहार करते थे। तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें 10 मंडल हैं। यव का गेहूं के लिए उपयोग किया गया है, ये गलत है। यव का जो है वो जौ के लिए उपयोग किया गया है। अधिकांश स्रोत केवल पुरुषों द्वारा रचित हैं, ये भी गलत है। इसमें महिलाओं द्वारा रचित भी है। ऋग्वेद में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। अनुष्ठान ऋग्वेद का अभिन्न अंग नहीं है, ये भी गलत है। अनुष्ठान जो है वो ऋग्वेद का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक। और गुप्तों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी द्वारा रचित है। न्याय गौतम, सांख्य जो है वो कपिल, और योग जो है वो पतंजलि के द्वारा है, और कनाद के द्वारा वैशेषिक। अगला प्रश्न है, कौन सा अरब यात्री पाल साम्राज्य को रूमा कहता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान। सुलेमान एक अरब व्यापारी था। वह 850 ईस्वी में भारत आया था और इसका वृत्तांत लिखा।
अगला प्रश्न है, सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया जाने वाला विशाल मंदिर था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकोरवाट मंदिर। यह उत्तरी कंबोडिया में स्थित विशाल बौद्ध मंदिर परिसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा गढ़वाल जो है वो कन्नौज, चौहान जो है वो हो जाएगा अजमेर, चालुक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, और चंदेल बुंदेलखंड। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध सिद्धांत के संदर्भ में विनय पिटक में है। तो विनय पिटक में क्या है? भिक्षुओं का मठवासी जीवन विनियमित करने का नियम, यानी कि भिक्षुओं का नियम है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी गंग वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 150 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मौखरी किस क्षेत्र के शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गया के। अगला प्रश्न है, भारत में वह स्थान जहां सभी पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलन घाटी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। और धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं या मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा। 1974 में जेपी जोशी और एके शर्मा के नेतृत्व में गुजरात के सुरकोटदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन में 2100 से 1700 ईस्वी पूर्व की घोड़े की हड्डियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा वाड़ियम नामक अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। चोलों को ग्राम स्तर पर उनके स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। उड़ जो है वो सामान्य ग्रामीणों की सभा थी और सभा जो है वो ब्राह्मणों की सभा थी। नगरम व्यापारियों की, विक्रेताओं और दस्तकारों की सभा थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पाई स्थल है और नदी दिया हुआ है। तो कालीबंगा हो जाएगा घग्घर, लोथल हो जाएगा भोगवा, चनहुद्रो हो जाएगा सिंधु और हड़प्पा हो जाएगा रावी। तो इसके हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में चिनाब नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्किनी। चिनाब नदी को वैदिक काल में चंद्रप्रभा और अस्किनी नाम से भी जाना जाता था तथा व्यास नदी को विपाशा, झेलम नदी को वतिस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी और रावी को परुशनी तथा सतलुज नदी को शुतुद्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अवेस्ता जो है वो जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, ठीक है, ये भारतीय नहीं थे, ईरानी थे। और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था जहाँ वो विश्राम करते थे। और भिक्षु जो है वो सामान्यतः बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अगला प्रश्न है, किसमें 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही जवाब। दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है। निम्नलिखित मगध राजवंश को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 1 3 2। सबसे पहले होगा हर्यक वंश जो 544 से 412 ईस्वी पूर्व। उसके बाद हो जाएगा शिशु नाग वंश जो 412 से 344 ईस्वी पूर्व। फिर होगा नंद वंश जो 343 से 322 ईस्वी पूर्व। फिर मौर्य वंश 322 से 184 ईस्वी पूर्व। और फिर शुंग वंश
जो 184 से 75 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर। सबसे पहले अवंती, फिर मत्स्य, फिर कौशल और फिर मगध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकारियों को महिलाओं के अधीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इथिझाका महामात्य। इथिझाका महामात्य पर महिलाओं के अधीक्षण का प्रभार सौंपा गया था। अशोक के अधीन राज्य द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक कल्याण गतिविधियों का आयोजन एवं क्रियान्वयन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह यूनानी राजा नहीं था जिसके पास अशोक ने राजनयिक मिशन भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसिडोनिया का जेरक्सेस। मैसिडोनिया यूनान का एक प्राचीन राज्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का प्रारंभिक साहित्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तोलकप्पियम। तोलकप्पियर द्वारा रचित तोलकप्पियम तमिल साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। यह तमिल व्याकरण की रचना है, लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से किसे युद्ध और विजय की देवी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरवई। कोरवई युद्ध और विजय की देवी थी। अगला प्रश्न है, महावंश और दीपवंश निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। दीपवंश में बुद्ध की श्रीलंका की यात्रा और बुद्ध के दांतों के अवशेष के आगमन का उल्लेख मिलता है। और महावंश जो है वो दीपवंश के समान ही एक महाकाव्य है और पाली भाषा में लिखा गया है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और इसमें बुद्ध की श्रीलंका की यात्रा का विवरण है। अगला प्रश्न है, गुप्तों की शाही मुहर का प्रतीक चिन्ह था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गरुड़ का। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में किस पल्लव राजा के शासनकाल में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम में लगभग 9 एकाश्मक मंदिर हैं। अगला प्रश्न है, पशुपति की मुहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र में पालथी मारे एक आकृति बैठी हुई है। केंद्र में आकृति की दाईं ओर गेंडा और भैंस है, ये गलत है। केंद्र की आकृति की बाईं ओर हाथी और बाघ है, ये भी गलत है। यह मुहर तांबे की नहीं एस्टेटाइट की बनी हुई है। केंद्र की आकृति के बाईं ओर गेंडा और भैंस है और दाईं ओर हाथी और बाघ है। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल को। अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी और उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुष्ठानिक स्नान के स्थान सहित अग्निवेदी कहाँ पाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगपुर जो है वो गुजरात में है, ददहेरी पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और चन्हुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वें प्रमुख शिलालेख में खर्चीले समारोह की निंदा की गई है। चौथे नहीं होगा, 9वें होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डिमाकस। सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम द्वारा भेजा गया डिमाकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 261 ईस्वी पूर्व।
अशोक जो है वो 269 ईस्वी पूर्व में राजा बना और सिंहासनरोहण के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ उसका युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन संप्रदाय का पहला थेर था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य सुधर्मा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के दौरान हिरण्य का क्या अर्थ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद में भुगतान किए जाने वाला एक प्रकार का कर था ये। कोल्हुआ में स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा पशु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल सिंह। सम्राट अशोक ने कोल्हुआ में सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था। यह 18.3 मीटर ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पॉलिशदार एकाश्मक स्तंभ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि स्पर्श। बुद्ध के प्रबोधन का साक्षी बनने के लिए पृथ्वी का आह्वान। वज्र जो है वो ज्ञान से संबंधित है, अभय जो है वो निर्भयता से संबंधित है, ध्यान जो है वो ध्यान से संबंधित है और वरदा जो है वो भेंट या स्वागत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन का समकालीन नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिंद। बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और बिंबिसार ने ही प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वेतांबर। स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे और श्वेतांबरों ने ही श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। दक्षिण भारत जाने वाले समूहों का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था, जिसको दिगंबर कहा गया, और इन्होंने नग्नता के नियम को बनाए रखा था। अगला प्रश्न है, राजा रानी प्रकार के सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की और राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। अगला प्रश्न है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस को। हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार था और वह इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है और इसकी रचना है द हिस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय का आदरणीय प्रमुख कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य शीलभद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अघन्य का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय के लिए। अघन्य का शाब्दिक अर्थ होता है मारने योग्य नहीं। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में गायों को बहुत पवित्र दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में से किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र। 1018 ईस्वी में राजेंद्र ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। पहले राजराज प्रथम ने केवल इसके आधे हिस्से पर जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत काव्य दरबार की षड्यंत्रों और चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो विशाखदत्त द्वारा की गई थी और यह संस्कृत भाषा में रचित नाट्य शास्त्र है। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्शन पर। उपनिषद उत्तर वैदिक कालीन हिंदू दार्शनिक संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू धर्म की आधारशिला है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में शिशुनाग ने की थी और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अशोक के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में जानकारी देता है। इस शिलालेख में कहा गया है कि उसकी बुद्ध, संघ और धम्म में संपूर्ण आस्था थी। अगला प्रश्न है, एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और मंदिर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला हून राजा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तोड़ामन।
तोरामन पहला हून राजा था और विष्णु के अवतार शुकर के रूप में दर्शाया गया है। बाद में उसने जैन धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में उसके नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्की के लघु शिलालेख से। और अशोक के नाम का उल्लेख मास्की और गुर्जरा के अभिलेखों से मिलता है। बाकी अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी है। देवानाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द पहली बार मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में ऋग्वैदिक संस्कृति की सही राजनीतिक संरचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले परिवार, जिसको कुल कहते हैं, फिर ग्राम, गांव, उसके बाद होता है विश, जिसको कबीला कहा जाता है, और जन, जो लोगों का समूह था, और सबसे लास्ट में होता है राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। अगला प्रश्न है, तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्कीरर। नक्कीरर उत्तर मदुरई में आयोजित तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मदुरै निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडे। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि धारण की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद यह उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण और सारांश है। इसमें लिखी गई हर बात प्रश्नोत्तर के रूप में है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण से। अष्टाध्याय व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। यह भारतीय व्याकरणविद पाणिनि द्वारा 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि एक गुप्त शासक ने हुनों को हराया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिला है। हुनों का पहला आक्रमण 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। उसने उन्हें बुरी तरह से हराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हर्षवर्धन को श्रेय नहीं दिया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षचरित्र की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमार संभव में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन से। थेरवाद बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष मठवासी अनुशासन की मूल संहिता है। इसमें पूर्ण रूप से विवाहित भिक्षुओं के लिए 227 नियम और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में धम्मघोष शब्द द्योतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म के माध्यम से विजय का। धम्मघोष और भेरी घोष शब्द की व्याख्या आमतौर पर बल द्वारा विजय के बजाय धर्म द्वारा विजय के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में आमतौर पर सूक्ष्म पाषाण सबसे अधिक मिले हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पाषाणिक। 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक की अवधि को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्य शुरू में काष्ठ वास्तुकला से संबंधित था, लेकिन कालांतर में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं ने प्रमुखता प्राप्त की।
चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान था जबकि विहार प्रार्थना कक्ष था। ये जस्ट उल्टा है। चैत्य जो है वो भिक्षुओं का प्रार्थना कक्ष था और विहार जो है वो भिक्षुओं का निवास स्थान था। ये गलत हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है? नहीं, ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाओं के समकालीन नहीं है, ये समकालीन हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित नहीं करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वीरसेन। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास, अमर सिंह, वेलभट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी जो है वो काशी नहीं थी, श्रावस्ती थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज, अवंतिका, महिष्मती, वज्जिका, वैशाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गुप्त काल की चित्रकला के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य मुख्य रूप से केवल शाही दरबारों के लिए ही दर्शाते थे। तो दृश्य जो है वो शाही दरबारों के साथ साथ आम जनता के चित्रण भी करते थे। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अजंता और बागी की गुफाओं में 1ली और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच चित्रकारी की गई थी। यह फ्रेस्को चित्रकारी थी। जातक कथाओं के दृश्य को चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, सिंधु सभ्यता के अधिकांश कस्बों और शहरों में एक सिंगी मुहरें मिली हैं। ये सही है। मुहरों पर न केवल ऋषभ बल्कि हाथी, गैंडा, कुबर रहित सांड और बाघ के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। ये भी सही है। अधिकांश हड़प्पाई मुहरों पर कोई अभिलेख नहीं है, तो ये गलत है। मुहरों का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये भी सही है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजतांत्रिक राज्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। मगध के अलावा भी अंग, अवंती, चेदी, काशी, कौशल, गंधार, मत्स्य, सूरसेन, वत्स ये राजतांत्रिक राज्य थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त साम्राज्य की संस्कृति ब्राह्मण धर्म के चारों ओर घूमती थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च माना जाने वाला देवता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि को प्रमुख देवता माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना जाने लगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोंडा के निकट स्थित श्रावस्ती अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरस के आक्रमण के प्रयास का प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी को कहां से कन्नौज स्थानांतरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेसर। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें नास्तिक माना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के राजा की शूद्र पत्नी का पुत्र था, इसलिए नंदों को अधार्मिक माना जाता था, जिसका अर्थ था कि वे धर्म के मानदंडों का पालन नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नहरों और सिंचाई संबंधी रचनाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने करों का बहुत व्यवस्थित संग्रह किया, इसलिए उसने नियमित रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने कई नहरें भी बनवाईं और बहुत सारा सिंचाई का काम भी करवाया। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कवि और नाटककार का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास।
अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने 21 दिवसीय धार्मिक उत्सव का आयोजन कन्नौज में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मंत्रिपरिषद और अन्य 2 पदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा लघु शिलालेख। अशोक का छठा लेख मंत्रिपरिषद और पुलिसानी और प्रतिवेदक यानी कि पत्रकार जैसे अधिकारियों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित में से सही अवलोकन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में अक्सर अकाल पड़ते थे। मेगास्थनीज के अनुसार प्रचुर मात्रा में वर्षा और कम से कम 2 मौसमों में एक में सुनिश्चित फसल और फलों और कंदमूलों की प्रचुरता के कारण भारतीयों को अकाल का सामना नहीं करना पड़ता था। बाकी कथन सत्य है। भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी और तांबा और लोहा था। जाति व्यवस्था प्रचलित थी और डायनोसिस ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला शैली की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बुद्ध की मूर्ति की हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां पहले की यक्ष मूर्तियों की तर्ज पर हैं, न कि बुद्ध की मूर्ति हेलेनिस्टिक विशेषताओं की तर्ज पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद संहिता का मौजूदा शक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाकल। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में भविष्य के बुद्ध कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेय। मैत्रेय भविष्य के बुद्ध हैं जो बौद्ध परंपरा में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों के अनुसार महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। गुप्त काल में शूद्र और महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग संस्कृत भाषा का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कृति को तमिल काव्य का ओडिसियस माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिमेकलई। मणिमेकलई सीतालई साथनार द्वारा लिखित महाकाव्य शिल्पादिकरम की अगली कड़ी है। अगला प्रश्न है, अंजीरा, तोगौ, निंदोवारी किस क्षेत्र में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, वॉरियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर संग्रह के लिए। वॉरियर शब्द का प्रयोग कर संग्रह के लिए किया जाता था। संगम युग में कर देने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई वारियम था। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही हैं। यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के दौरान पाया गया तथा पीजीडब्ल्यू उत्तर वैदिक सभ्यता के स्थलों से पाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बादामी को चालुक्यों से छीन लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी के युद्ध में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के पतन के बाद कर्नाटक क्षेत्र में किस वंश ने शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कदंब। आज का आखिरी प्रश्न है, दक्षिणी राज्यों में उल्कू राजस्व का एक स्रोत था, इसका क्या तात्पर्य था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पशुओं और गाड़ियों पर माल ले जाने पर पथकर एकत्रित किया जाता था। इसी पथकर को उल्कू कहते थे, पथकर। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करके हमें बताएं।
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।